हेलो गाइस, वेलकम टू a न्यू लेक्चर ऑफ थेल्स हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है और सबसे मुश्किल चैप्टर भी है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी है। ये डिफिकल्ट है दो कारणों की वजह से। पहला, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर। दूसरा, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एंड डजंट हैव अ स्ट्रक्चर। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसको कहीं पे जर्मनी है, कहीं पे यूरोप है, कहीं पे हैब्सबर्ग है, कहीं पे ऑस्ट्रिया है, कहीं पे पोलैंड है। तो हर एक जगह पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। इसलिए हमको एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो इसलिए हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड फर्दरमोर, अगर आप लाइक नॉर्मल जनता हैं और आप क्लास 10 में नहीं पढ़ते हैं, तो भी आई होप this chapter in of history will give you a perspective in life. तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो बेटा इधर दो वर्ड है, एक है नेशनलिज्म और एक है यूरोप। तो पहले हम समझेंगे कि नेशनलिज्म क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज, नेशनलिज्म एक क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। नेशनलिज्म क्या है, एक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज माय आइडेंटिटी। अगर मैं अपने आप की बात करूँ, पहली बात तो मैं एक इंडियन हूँ, वो सबसे फॉरमोस्ट है। मैं भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। फिर आता है कि मैं एक मेल हूँ। फिर आता है कि मैं एक उड़िया हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। फिर आता है मैं एक स्टूडेंट हूँ। फिर सबसे बड़ी बात, मैं एक MSD फैन हूँ। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि आइडेंटिटी का सेंस और नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म सर एक फीलिंग है। लास्ट टीचर ने बताया था टीचर में कि सर नेशनलिज्म इज अ फीलिंग। तो आप इनको क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा होता है करके? नहीं बच्चा बाटी, नेशनलिज्म फीलिंग तो है, कोई मना नहीं कर रहा कि नेशनलिज्म फीलिंग नहीं। पर ये समझो वो फीलिंग किसका है। इट इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड। इट इज अ फीलिंग ऑफ क्या, प्राइड एंड वन नेशन। हमारे देश, हम सब एक है। ये जो फीलिंग है ये है नेशनलिज्म। क्या, हम सब एक हैं, इसी फीलिंग को हम नेशनलिज्म बोलेंगे। इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग ऑफ वन नेशन। इट्स अ आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस ऑन लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ अ नेशन। एक आइडियोलॉजी है जो एम्फसाइज करता है किस पे, दो चीजों पे, एक लॉयल्टी और एक डिवोशन। तीसरा क्या, ना पुटिंग द नेशनल इंटरेस्ट अबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, जब हमारा देश था नहीं, तब ये जो आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे देश के लिए, जब देश था भी नहीं, जब देश था बट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर था, द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके लिए, भारत माँ के लिए ये आर्मी लेके आए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उनका क्या पर्सनल लाइफ नहीं था? ओबियसली उनका पर्सनल लाइफ था, उनका बेटी था, उनका वाइफ था, पर उनका जो डिवोशन था और प्यार था अपने देश के लिए, वो सबसे ऊपर था। मैं उड़िया हूँ, तो हमारे उड़ीसा में एक कहानी है, उसका नाम है धर्मपद कहानी। अच्छा, धर्मपद एक 12 साल का लड़का है जो जो विश्व ब्रह्मा है, विश्व महाराणा है, सॉरी गलत नाम बोलते हैं, विश्व महाराणा। वो कोणार्क टेम्पल का आर्किटेक्ट है। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट है। सब लोगों ने, हर एक आदमी ने कलश जो होता है ना, सब पूरा मंदिर बन गया है, पर जो ऊपर है ना कलश, उसको कोई नहीं लगा पा रहा है। तो उस कलश को लगाने के लिए, वो कलश एक स्टोन है, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट है कि कोई आदमी सोच ही नहीं पा रहा कि कैसे जाके वो कलश को लगाया जाए। वो जो छोटा बच्चा है धर्मपद, वो आया, अपने पापा को मिला, क्योंकि वो पैदा होने के बाद पहले ही उसके पापा चले गए थे थोड़ा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अपने पापा को मिला, अपने फादर को, और उनका ये प्रॉब्लम देखे खुद चढ़ के चला गया और खुद जाके वो ये लगाया, कलश लगाया। ठीक है, फिर वो जो विष्णु वर्मा थे, उनके आगे एक तो बहुत बड़ा ट्रिकी सिचुएशन आ गया। 12,000 वर्कर्स एक तरफ और अपना बेटा एक तरफ, समझे? तो वो किसको चुने, 12,000 वर्कर्स को चुने या फिर अपने बेटे को चुने? तो उन्होंने जब अपने बेटे को धर्मपद को ये बारे में बताया, धर्मपद खुद वो चोटी पे चढ़ के, टॉप मोस्ट पार्ट कोणार्क का चढ़ के, उसके ऊपर से छलांग लगा दी।
तो इट इज द स्टोरी ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स नेशन। अपने देश के प्रति डिवोशन की कहानी है ये, अपने देश के प्रति लॉयल्टी की कहानी है ये कहानी है जब एक इंडिविजुअल अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो देश के इंटरेस्ट से नीचे रखे, देश सबसे बड़ा है, यही है नेशनलिज्म। समझे? ठीक है, आई होप आप नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। ये लिखा है एक जगह, नेशन का डेफिनेशन लिखा है, एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग डांस, आर्ट, म्यूजिक, प्रैक्टिसेस, कस्टम, लैंग्वेज, एकता का भाव शेयर करते हैं। तो ये मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, आप अगर चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ना इसको ट्रैक करें हम एरो को, तो हम आके पहुंचेंगे यूरोप। दिख रहा है यूरोप? आज का है ये यूरोप, दिख रहे हो? यहाँ पे देश हैं, ये जो सब देश हैं दे आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यूरोप में बहुत सारा देश है, दो चीज, एक है लैंग्वेज, एक है एथनिसिटी। तो तुमको समझना है कि सर एथनिसिटी क्या है। एथनिसिटी है मैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं कौन से ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, समझ लो। मेरा जेनेटिक्स क्या है, वो है एथनिसिटी। फिर लैंग्वेज, मैं कौन सा भाषा बोलता हूँ। ये दो चीज़ों पे यूरोप का बहुत डिफरेंट कंट्रीज बना है। जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, यूके यूनाइटेड किंगडम्स में इंग्लिश बोला जाता है, समझे? स्पेन में स्पेनिश बोला जाता है, पोर्तुगल में पोर्तुगीज बोला जाता है, इटली में इटालियन बोला जाता है। तो भाषा के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स कंट्रीज आर क्रिएटेड, समझे? लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म हो जाती है यूरोप में। पर ऐसा 18th सेंचुरी में नहीं था। 18th सेंचुरी में जर्मनी, इटली, तो तुम आज देख रहे हो स्पेन, ये देश ही नहीं थे। They did not even exist as countries. They existed as parts. तुमको मैं दिखाता हूँ, ये देख, ये मिड 18th सेंचुरी का मैप है। देखो इधर है ऑटोमन एम्पायर, तो सबको पता है कैलिफेट है। इधर ये वाला ऑटोमन एम्पायर भाई, ये वाला ये ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर है। फिर क्या है, अगर आप देखोगे जर्मन है, जर्मनी है ही नहीं। ये जो दिख रहा है तुमको, कहाँ है जर्मनी? जर्मनी है ही नहीं। रूसिया एक बहुत बड़ा किंगडम है, पर जर्मनी है ही नहीं। बहुत छोटे हिस्सों में बटा हुआ है ये देश, समझ में? तो वैसे उस कॉन्सेप्ट ही नहीं था, देशों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब छोटा प्रिंसिपैलिटीज था, जैसे इंडिया में प्रिंसली स्टेट था वैसे ही था। पर यहाँ पे भी सेम प्रिंसेस और क्या प्रिंस, ये राजा, मतलब ये रूल करते थे। इन कैटेगरी के लोगों को, प्रिंस और प्रिंसेसेस को अरिस्टोक्रेसी बोला गया है। या फिर अगर तुमको याद हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, उसको क्या बनाया जाता है, उसको नोबेल्स बुलाता है। तो नोबेल्स इसके ऊपर शासन करते थे, और नोबेल्स का एथनिसिटी जो होगा, नोबेल्स जो भाषा बोलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा उसके देश में। सिमिलरली अगर हम देखें 18th सेंचुरी में क्या था, ठीक है, तो देखते हैं। अभी हम देखेंगे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो तीन देश थे ये टूटे हुए थे। दे वर डिवाइडेड इनटू क्या, स्मॉल कैंटोनमेंट्स, डचेस एंड किंगडम्स। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, ये सब छोटा हिस्सों में बटा हुआ है, किंगडम है। इन पे छोटा डच है, डच मतलब एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा किंगडम। ठीक है, जिस जहाँ पर उन लोग को डच बोलेंगे। ठीक, बहुत सारे डचेस मिला के किंगडम बनाते हैं। एक कॉन्टोनमेंट जहाँ पे मिलिट्री हर एक चीजों को कंट्रोल करता है, उसको बोले कंटोनमेंट। ओके, फिर इटली में भी सेम ही है, छोटा किंगडम ही है। इटली का भी छोटा किंगडम है, समझे? तो यही सब कर रहा है। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा था। ठीक है, चलो फिर देखते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के बारे में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न यूरोप, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया। रशिया में क्या था, रशिया में देयर वाज दिस एम्पायर जहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट रीजन्स था। उस डिफरेंट रीजन्स में बहुत डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते थे। कौन रहते थे? एथनिसिटी के लोग। अब पूछेगा सर एथनिसिटी क्या है? देखो, एथनिसिटी मतलब
ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव ए कॉमन जेनेटिक पूल, मतलब मैं कौन से ट्राइब से आता हूँ, समझ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स, उसको हम बोलेंगे एथनिसिटी। क्या बोलेंगे? एथनिसिटी। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं ना, एथनिसिटी। तो एथनिसिटी मतलब क्या हम सब ट्राइब से आते हैं? वैसे ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में, इसको बोलते हैं ना गोत्र। देखो इंडिया में अगर कास्ट डिफरेंट है तो चल जाएगा कभी कभी, पर गोत्र भी अगर डिफरेंट सेम हो गया तो कभी मैरिज नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर आवर जेनेटिक ब्रदर एंड सिस्टर। कौन से एक जनरेशन में हम उसके ब्रदर होंगे या सिस्टर होंगे। तो जिस अच्छा मैरिज होगा तो सर क्या होगा? फिर मैरिज होगा तो जेनेटिक डिजीज होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एल्फेडेसर सिंड्रोम, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन। तो ऐसा सब प्रॉब्लम होगा, समझे? तो इसलिए गोत्र में, सेम गोत्र में शादी नहीं करते, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है यूरोप में एथनिसिटी का, कि दे बिलोंग टू द सेम एथनिसिटी, मतलब उनका जो ट्राइब है, उनका जो ट्राइब है सेम है, मतलब उनका फिजिकल फीचर सेम होगा, वो सेम दिखते होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा, समझ रहे हो? फिर अगर हम आगे बात करें इसकी रीजन्स की, ऑब्वियसली जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब होगा उनका खुद का रीजनल लैंग्वेज होगा, तो वो अपना लैंग्वेज बोलते होंगे, राइट? दे हैड डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे हैड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। फिर उन सब लोग अपने आप को एक नहीं मानते थे, वो नहीं सोचते थे कि हम सब एक हैं, हम सब एक जगह से बिलोंग करते हैं, नहीं। उन सबको बाइंड करके रखता था राजा के प्रति लॉयल्टी, लॉयल्टी टू द किंग। पर इंडिया में क्या है आज के डेट में, वी आर लॉयल टू द कंट्री। उनका वो नहीं था, उनका था दे आर लॉयल टू द किंग। इसलिए तुम सुने हो एक गाना है इंग्लैंड में, नेशनल एंथम था उनका पहले, लॉन्ग लिव द क्वीन, बिकॉज दे आर लॉयल टू द क्वीन। अभी है लॉन्ग लिव द सन, किंग, क्वीन तो मर गई है, लॉन्ग लिव हिज सोल, एनीवेज, तो लॉन्ग लिव द किंग है गाना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि लॉयल्टी टू द मोनार्क, लॉयल्टी टू द अरिस्टोक्रेट, ये कॉन्सेप्ट था, नहीं कि हम एक हैं, हमारा आइडेंटिटी एक है, वैसा नहीं था यूरोप में। अच्छा चलो, हम अभी एक सेंट्रल यूरोप का एक एम्पायर के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर या फिर हैब्सबर्ग एम्पायर। उस एम्पायर का नाम है हैब्सबर्ग, जगह का नाम है ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो देखो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये फिर सी, ये तो तुमको एक दिखा है सर, ये तो एक किंगडम है भाई, तो आप क्या बोल रहे थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिवाइडेड है, ये तो एक ही दिखा है। अब बताता है मैं, रुको। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का सबसे पहला रीजन था अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन में टाइरोल आता था, ऑस्ट्रिया आता था, सदरलैंड आता था, बोहेमिया आता था, दिख रहा है ये वाला पार्ट, सदरलैंड, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, जो अपर ऑस्ट्रिया लिखा है नहीं, टाइरोल, सदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, ये सब लोग आते थे। और वेस्ट ये तो आता ही था। उसके साथ साथ अगर इस रीजन को तुम देखोगे, ये है लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया, दिख रहा है, किंगडम ऑफ लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया, ये रीजन भी आता था हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। पर ये जो जगह है किंगडम ऑफ लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया, ये जेहेतु इटली के पास है, ये लोग इटालियन बोलते थे, they didn't spoke other language। अच्छा नेक्स्ट, ये जो बोहेमिया, सदरलैंड, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन के लोग, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सदरलैंड, टाइरोल, इस रीजन के लोग क्या बोलते थे भाई? जर्मन। इनका जो अरिस्टोक्रेसी था वो जर्मन बोलता था। क्या बोलता था? The aristocracy in the Alpine region were prominently German speaking। क्लियर हो? फिर आया हंगरी, देखो ऑस्ट्रिया, टाइरोल, सदरलैंड, बोहेमिया, इधर जर्मन स्पीकिंग अरिस्टोक्रेसी था, मतलब जो राजा थे, जो नोबेल्स थे, जो डचेस थे, वो कौन थे? जर्मन थे, जर्मन स्पीकिंग। फिर अगर तुम हंगरी के अंदर आ जाओ, दिख रहा है हंगरी, बस इस हंगरी जो रीजन था
हंगरी रीजन में आधे लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, एक लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मैग्यार लैंग्वेज। और आधे लोग क्या बोलते थे, आधे लोग मैग्यार और आधे लोग डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स होते थे, वही मैग्यार था, समझे। जैसे उड़ीसा में, सेंट्रल उड़ीसा में, भुवनेश्वर में एक लैंग्वेज बोलते हैं, तुम अगर केउंझर चले जाओ तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तुम अगर बारहमपुर चले जाओ तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। सेम हंगरी में 50% लोग मैग्यार बोलते थे, कुछ अलग अलग जगह जगह अलग अलग डायलेक्ट्स मैग्यार का आना शुरू होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊपर का रीजन है दिख रहा है, गैलेशिया, ये रीजन, इस रीजन का जो अरिस्टोक्रेसी है वो पुलिस बोलता था, क्या बोलता था, पुलिस, क्योंकि पोलैंड के पास है ना, वेस्ट लेजा के पास है ना, पूरा पुलिस बोलते थे, पुलिस भाषा बोलते थे, ठीक है। अगर हम एज ए होल ऑस्ट्रो हंगरी को देखें तो ये 4 मेन रीजन्स में डिवाइडेड है, 4 मेन एथनिक कम्युनिटी 4 रीजन्स में रहता है। क्या क्या, पहला है स्लोवाकियंस एंड बोहेमियंस इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन रहते हैं, स्लोवाकियंस और बोहेमियंस। फिर नॉर्थ, नॉर्थ के बाद आएगा साउथ, साउथ में रहते हैं क्रोट्स, साउथ में कौन रहते हैं, क्रोट्स, जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना ये क्रोट्स, क्रोट्स का रीजन। फिर आपको अगर दिखे तो लाल लाल दिख रहा है, ये कार्नियोला, कार्नियोला के जगह पे रहते हैं कौन, स्लोवीन्स, स्लोवीन का क्या एथनिसिटी है, वो लोग रहते हैं कार्नियोला में। फिर ये जो दिख रहा है ना ट्रांसिल्वेनिया ईस्ट, है भाई, तुम अभी पूछोगे सर ट्रांसिल्वेनिया नाम सुन रहा है ना, सुनना, जैसा यहाँ पे जो स्टोरी है ना, किसका, अरे किसका भाई, हमारे खूंखार ड्रैकुला का। जो ड्रैकुला है वो ट्रांसिल्वेनिया से आता है, वैम्पायर ड्रैकुला, समझे। एनीवेज यही ट्रांसिल्वेनिया में एक स्पेशल एथनिसिटी के लोग रहते हैं जिसको बोलते हैं रोमन्स, क्या बोलते हैं उसको, रोमन्स, समझे। तो नॉर्थ में बोहेमियंस एंड स्लोवाकियंस, फिर साउथ में क्रोट्स, फिर कार्नियोला में कौन रहते हैं, स्लोवीन्स, फिर ट्रांसिल्वेनिया में कौन रहते हैं, रोमन्स, ट्रांसिल्वेनिया में रोमन्स, मेरे साथ बोलो, ट्रांसिल्वेनिया में रोमन्स, साउथ में जो हमारा साउथ का रीजन है उधर रहते हैं क्रोट्स, कार्नियोला में रहते हैं स्लोवीन्स, नॉर्थ में रहते हैं बोहेमियंस एंड स्लोवाक। देख रहे हो कितना डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। अभी पूछो कि सर इतना एथनिसिटी है, इतना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, एक साथ रहते कैसे हैं, अंडरस्टैंड, उनका एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, वो खुद को एक नहीं मानते हैं, they did not have a sense of political identity, और what इन सबको जोड़ के कौन रखता है, इन सबको जोड़ के रखता है लॉयल्टी। लॉयल्टी किसके प्रति, कॉमन एलिजेंस, जो एलिजेंस है, जो लॉयल्टी है, जो डिवोशन है, किसके प्रति, देश के प्रति नहीं, राजा के प्रति, किसके प्रति, राजा के प्रति लॉयल्टी। They were all loyal and devoted to the king of the Habsburg Empire. Understood? ठीक है भाई, इसी के साथ हमारा ये खत्म हुआ, ठीक है। तो समझ गया यूरोप के साथ बटा हुआ था, मतलब बोल डिवाइडेड था पूरा यूरोप, ठीक है। तो ये डिवाइडेड यूरोप से कैसे अखंड यूरोप बना है, उसे कहानी हम आज समझेंगे। अखंड यूरोप बनाने के लिए उन्होंने इमेजिनेशन किया, क्या इमेजिनेशन किया वह हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेडरिक सोरो का पेंटिंग के बारे में पढ़, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेडरिक सोरो के पेंटिंग को। ओके ठीक है, अभी हम फ्रेडरिक सोरो के पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये पेंटिंग को देखिए, इस पेंटिंग में आपको अगर दिखाई देगा ऊपर जो है सब भगवान है, नहीं, उनका धर्म तो क्या है, ओबियसली क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो वो देखो एंजल्स, जीसस क्राइस्ट, सब लोग उनको ब्लेस कर रहे हैं, और लोगों को अगर तुम इधर देखो यू विल सी कि ये जो लोग हैं इस कहाँ के लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, ठीक है। और इन यूरोप और अमेरिका के लोगों में क्या हो रहा है,
एक लाइन से खड़े हैं, हर सोशल क्लास के लोग खड़े हैं। मतलब क्या, इधर इक्वालिटी की बात हो रही है। देखो बूढ़े और जवान हर एज के खड़े हैं, वुमेन मेन दोनों खड़े हैं। मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। वरना एक साथ क्यों खड़े होते सब लोग, समझे? फिर जो एक साथ खड़े हैं वो एक लाइन से खड़े हैं, मतलब उनमें डिसिप्लिन भी है। उसके साथ साथ अगर तुम देखोगे कि ये किसकी ओर जा रहे हैं, किसको पास जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर जा रहे हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखो, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के द्वारा दिखाया गया था। लिबर्टी was personified as a female figure, ठीक है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। मतलब जो ऐसा टॉर्च जो लोगों को रास्ता दिखा सके, ठीक रास्ता दिखा सके। और याद एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो चार्टर उन्होंने बनाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, राइट? ठीक है, तो अभी यू अंडरस्टैंड, वो एक लॉन्ग लाइन में खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है फ्रांस। कौन पहुंच चुका है इधर? फ्रांस ऑलरेडी इधर पहुंच चुका है। उसके पीछे कौन है? जर्मनी है। उसके पीछे कौन है? इटाली है। ऐसे लॉन्ग ट्रेन ये लोग बना रहे हैं। तो चलो देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है हमारे। In 1848, Frederick Sorrow, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. मतलब यहाँ पे मोनार्की नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अच्छा, ये कैसे हम पता लगा रहे हैं इस पेंटिंग से? देखो, इधर राजा का मुकुट, कहीं पे जो छड़ी होता है, जो पावर ट्रांसफर को सिंबलाइज करता है, पावर को सिंबलाइज करता है, पड़े छड़ी, राइट? वो छड़ी पड़ा है। मतलब जो मोनार्कीज है या फिर जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस था उस समय पे, मोनार्कीज जो था उस समय पे, उस चीजों को तोड़कर ये नीचे डाला गया है। ये सिंबलाइज करता है कि उस वो जो ड्रीम होगा उसमें एक भी मोनार्की प्रेजेंट नहीं होगा, रादर वहां पे डेमोक्रेसी होगा, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाएगा। और एक बात देख, यहाँ पे तुम अगर देखोगे जर्मन लोग के कपड़ा पहने हैं, फिर इटाली लोग के कपड़ा पहने हैं, सबका कॉस्ट्यूम अलग अलग है, दिख रहा है? सब लोग एक तरफ का कॉस्ट्यूम नहीं पहने। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल लोग हैं ये इंडिविजुअल कंट्रीज को दिखाते हैं, जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम। देखो क्या लिखा है इन वो 4 पेंटिंग बनाए जिसका नाम था क्या? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। इसका जो पहला प्रिंट है वो दिखाता है, ये पहला प्रिंट है, जिसको बोलते हैं ले पिक्ते। क्या बोलते हैं इसको? ले पिक्ते। तो ये जो पहला प्रिंट है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ए लॉन्ग मार्च पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ऑब्वियसली यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, आर मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल। जो तुमको बोला यहाँ पे सब इक्वल है, इसलिए दिखाया गया कि सब मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, सब एज ग्रुप के लोग हैं, सब सोशल क्लास के लोग हैं। मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन, एक लॉन्ग ट्रेन मतलब एक लाइन से मार्च कर रहे हैं। तो ट्रेन मतलब लाइन, ठीक है। ऑफरिंग होमेज, होमेज शब्द का मतलब होता है रेस्पेक्ट। देखो मैंने इधर लिख भी लिया है साइड में। ट्रेन का मतलब है लाइन, होमेज का मतलब है रेस्पेक्ट, ओके। होमेज का क्या मतलब है? रेस्पेक्ट। फिर आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जो मैं बोला कि ये जो फीमेल फिगर है वो लिबर्टी को दिखाते हैं, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो सबको गाइड कर सकते हैं, और चैप्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, मतलब सबका जो राइट है वो लेफ्ट हैंड में पकड़े हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट राइट हैंड में पकड़े। फिर जो मैं बोला कि उस दुनिया में, उस ड्रीम में कोई भी मोनार्की नहीं होगा,
इसलिए लिखा है देखो, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइक द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब मोनार्कियल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है मोनार्कियल गवर्नमेंट, जहाँ पे मिलिट्री सेंट्रलाइज था, हर एक चीज कंट्रोल किया जाता था मोनार्क से द्वारा या फिर अरिस्टोक्रेट्स के द्वारा। फिर देखते हैं चल, लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। तो इन सबको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, ठीक है। फ्रांस इज आइडेंटिफाइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर, ऑब्वियसली इधर फ्रांस ऑलरेडी पहुंच चुका है और ट्राई कलर है फ्रांस का, रेड और व्हाइट और ब्लू, ठीक है। फिर यह है जर्मनी, जर्मनी का क्या है? वो भी ट्राई कलर है, ठीक है। इज बीइंग फॉलोड बाय जर्मनी वियरिंग ब्लैक रेड और गोल्डन फ्लैग। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जर्मनी का फ्लैग होता है ब्लैक रेड और गोल्डन। इंटरेस्टिंगली एट दैट टाइम व्हेन सौरव क्रिएटेड द पेंटिंग, सबसे इंटरेस्टिंग मतलब अभी तुमको बोला ही था ना कि तब जब सौरव ने बनाया था तो जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पता था क्या? मैंने अभी जस्ट तुमको बताया राइट कि जर्मनी बहुत सारे किंगडम्स में, डचेस में, कैंटोन्स में डिवाइडेड था, पर जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज थी या फिर जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, उन लोगों के लिए एक हक है कि तुम लोग मिलके एक क्या बना सकते हो? देश बना सकते हो। So the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberty, hopes in 1848 to unify the numerous German principality into a nation state under democratic constitution. तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो डिफरेंट छोटा छोटा टूटा हुआ किंगडम्स है, डचेस है, इसको मिला के हम क्या बना सकें? एक यूनाइटेड जर्मनी बना सके। तो ऑब्वियसली हुआ ही। फिर ऑस्ट्रिया के लोग, ठीक है, तो लॉम्बार्डी के लोग हैं, किंगडम टू सिटीज के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, रशिया के लोग हैं, हंगरी के लोग हैं, मतलब पूरा यूरोप सबका सब लोग यही डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनाएंगे करके, जहाँ पे सबको राइट्स मिले, फिर क्या हो, इक्वल राइट हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वुमेन्स को रेस्पेक्ट मिले, फिर क्या हर सोशल क्लास का क्या हो, रेस्पेक्ट हो, सब लोग सेम हो, समझ रहे हो? तो ऐसा एक सिचुएशन उन्होंने इमेजिन किया था और इन सबको आशीर्वाद दे रहा है कौन? फ्रॉम द हेवन क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स रेज अपॉन द सीन, दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स टू सिंबलाइज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। तो वो ब्रदरहुड को दिखाता है, किसको दिखाता है? ब्रदरहुड को। तो यस, ठीक है, यही था जो था। और बेटा जी, बच्चा यस, जो हमने पढ़ा इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता, दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है तुमको एग्जाम में, ये पिक्चर कौन लिखा, क्यों लिखा, ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन जो नीचे गिरा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर ऐसा पिक्चरियल क्वेश्चन गिर सकता है 4 मार्क का थॉट्स में। फिर एक डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन गिर सकता है, किसी पार्ट में एक डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन गिर सकता है कि भाई एक्सप्लेन करो, ये पिक्चर दे दिएगा, बोलेगा एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सौरव। ऐसे का 5 मार्क का क्वेश्चन गिर सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट, अच्छा बच्चा बटी, तो जैसे ही आपको दिख रहा होगा हमने क्या फ्रेडरिक सौरव का पेंटिंग कंप्लीट कर लिया, राइट, यूरोप का कंप्लीट कर लिया, कहानी। फिर हम आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूं, सब लोगों ने तो मिर्जापुर देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है, इट इज अ वॉर बिटवीन ओल्ड अगेंस्ट द न्यू, मतलब पुराने और नए के बीच झगड़ा। सिंपल सी बात अगर बताओ तो जैसे कि मिर्जापुर में होता है, एक तरफ हमारे कालीन भैया, एक तरफ गुड्डू भैया, उन दोनों को चाहिए ये कुर्सी, दोनों को चाहिए कुर्सी। कालीन भैया के पास कुर्सी है, ये जो गुड्डू भैया है उनको कुर्सी लेना है। तो सेम कहानी हो रहा है इधर यूरोप में। इट इज अ स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप जिनको बोलते हैं कंजर्वेटिव, एक ग्रुप जिसको बोलते हैं लिबरल। देखो कंजर्वेटिव मतलब जो मोनार्क्स हैं,
मतलब जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, जो ऑलरेडी शासन कर रहे हैं, जो ओल्ड है, जो ओल्ड रेजिम के पार्ट है। लिबरल्स मतलब जो चाहते हैं कि राइट बर्थ से राइट ना मिले, राइट्स बाय बर्थ। कह रहे होंगे हम पिछले साल कि टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है क्लर्जी को, राइट। कुछ उनके लैंड में बेगार करते थे जाके लोग, तो वो जो क्या राइट्स बाय बर्थ है उसको ये लोग विरोध करते थे। लिबरल्स चाहते थे कि हम काम करें जो कैपेबल हो, जो योग्य हो। राजा का बेटा राजा ना बने, जो योग्य हो वो राजा बने, जो योग्य हो, जो कैपेबल हो, जो गद्दी पे बैठने के लायक हो वो राजा बने। समझे? का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेपोलियन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो बंदा लिबरलिज्म का फ्रंट होल्डर था, पर अल्टीमेटली खुद को ही मोनार्क बुला लिया, वो अलग बात है। पर मैं बोल रहा हूँ कि ही वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिबरल्स, और वही था टॉर्च बियरर जो सबसे आगे घोड़ा लेके निकला था लिबरलिज्म फैलाने के लिए यूरोप। क्या समझो, जो पुराने लोग हैं वो छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। तो इट्स आइडियोलॉजिकल वॉर। तो हम ऐसे ही, जैसे ये एक वार है, वो इसमें वर्सेस है ना, कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको दो हिस्सों में बांट देंगे। जो जो कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव्स का है वो मैं लेफ्ट में लिख लिया हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट लिबरल्स का है वो मैं राइट में लिख लिया, ठीक है। और जो इनका इंटरेक्शन है, जैसे कि नेपोलियनिक वॉर, ट्रीटी ऑफ वियना, इसको मैं बीच में लिखती हूँ, ठीक है। इन दोनों का इंटरेक्शन बीच में, राइट साइड में लिबरल्स, लेफ्ट साइड में क्या, कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अभी हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, जो बंदा लिबरलिज्म को फोर फ्रंट में लेके आया। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो बंदा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पावर को हासिल किया राजा को मार के, पढ़ा था हमने ना, जो लुइस 16 था, उसको पता ही नहीं था, टैक्स बढ़ा रहा था। फिर क्या उसका नाम है, जैकोबिन्स क्लब वाले आए, सब रिवॉल्यूशन किए, फिर वो क्या हुआ था याद है ना, वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाए, थर्ड स्टेट वॉकआउट कर लिए स्टेट जनरल से, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, फिर केओस हो गया फ्रांस में खाने को नहीं मिल रहा था। तो स्टोरी ऑलरेडी 9 पढ़ा था। तो उसके बाद हुआ क्या, जब वो लोग पावर में आ गए, जब उन्होंने राजा और रानी दोनों को खत्म कर लिया, ठीक है, जब वो पावर में आ गए तो हुआ क्या, वो वाज द अल्टीमेट विनर। द अल्टीमेट विनर वाज नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे अल्टीमेट विनर था, इसने सबको हरा दिया। अब फ्रांस ने कर लिया उसने कब्जा, ठीक है। अभी कब्जा कर तो लिया, पर वो जो रिवॉल्यूशन का आइडिया है लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करें? तो उसने एक सीरीज, उसने नहीं, रिवॉल्यूशनरीज ने, मैं उसको ही क्यों बोलूं, रिवॉल्यूशनरीज ने, लिबरल्स ने, लिबरल्स का लीडर हुआ था वो अलग बात है, पर लिबरल्स ने एक सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस किया नेशन को एज अ कंट्री बनाने के लिए। पहले लोग राजा के प्रति भक्ति रखते थे, डिवोशन रखते थे, लॉयल्टी रखते थे, फिर अभी लोग देश के प्रति भक्ति रखेंगे। तो वो जो देश को इंपॉर्टेंस देना, वो जो देश को स्ट्रॉन्ग करना, वो जो देश का जो प्यार है उसको बढ़ाना, उसको करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो, द आइडिया ऑफ नेशन, तो ऑलरेडी हमको ये पता है क्या कि फ्रांस एक फुल फ्लेज क्या था, मोनार्की था 1789 तक, राइट। फिर इसका जो नेशनलिज्म का जो सेंस है, पहला एक्सप्रेशन फ्रांस में, मैंने जस्ट बोला ना कि जो डिवोशन है देश के प्रति, तो डिवोश जो प्यार है देश के प्रति, वो लोगों के बीच में उन्होंने क्रिएट कैसे किया। तो जो फीलिंग ऑफ वननेस है, कॉमन बिलोंगिंग है, कलेक्टिव बिलोंगिंग है, वो उन्होंने क्रिएट किया कि किया कैसे। सुनो अच्छे से सुनो, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। क्या? पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जिसकी वजह से जो सोवेरेनिटी था वो राजा से, इससे जो राजा था उसके पास था ना पावर, वही था ना देश का, देश, उससे जो पावर वो लोगों के पास आए। तो देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द किंग
to that people. That the revolutionary proclaimed that it was the people who would constitute the nation state as destiny. राजा नहीं, लोग। एक देश को लोग बनाते हैं और वही देश के लोग ही उसका डेस्टिनी को काम बनाते हैं, शेप करते हैं, काम करते हैं और शेप करते हैं। तो उन्होंने ये जो देशभक्ति है, ये जो नेशनलिज्म है, तो पहले लोगों के अंदर नहीं था ना। लोग तो राजा को हेट करते थे, राजा को भी प्यार नहीं करते थे। तो ये जो प्रेम है देश के प्रति, वो उन्होंने लोगों के अंदर डाला। इस वो हम देखेंगे। The French Revolutionary introduced various measures and practices that created a sense of collective belonging amongst the French people. इसका मतलब क्या है? जो बोला, उन्होंने कुछ स्टेप लिया नेशनलिज्म क्रिएट करने। पहला स्टेप, उन्होंने अपने देश को ले पात्र बोला। लापात्र मतलब फादरलैंड। जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, वैसे उन्होंने बोला ये जो देश है ये मेरे पिताजी हैं। क्या है? पिताजी। पहले लोग ग्रीट करते थे, अभी भी लोग ग्रीट करते हैं, मॉन्सियोर मैडम। उन्होंने बोला कोई मॉन्सियोर मैडम नहीं है, लोग बोलेंगे ले सिटीजन, मतलब 10 सिटीजन। फ्रेंच में हम ग्रीट करते हैं, हेलो मॉन्सियोर मैडम है, ऐसे बोलते हैं। पर उन्होंने बोला कोई ऐसा नहीं बोलेगा, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे क्या? ले सिटीजन, मतलब सब समान है, सब सिटीजन है इस देश के। द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under the constitution। ये जो तो कॉन्सेप्ट था, ये क्या दिया कि हम सब एक कम्युनिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर इक्वल राइट, सब समान है, एंजॉय करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, द रॉयल स्टैंडर्ड। देखो ये है राजा का फ्लैग, दिख रहा है? इन्होंने ये राजा का फ्लैग को बोला इसको और क्यों प्रैक्टिस करे, राजा था तो प्रैक्टिस करते थे। तो राजा के फ्लैग को चेंज करके इन्होंने रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर को लाया। ये जो सिंबल है ना, ये दिखाता है, तुम अगर जैसे तिरंगे के देखोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक पर बेस प्रेम जाग उठेगा। वैसे ही इन्होंने ये ट्राई कलर बनाया, जैसे जब लोग वो तिरंगा, वो ट्राई कलर, ट्राई कलर, रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर को देखेंगे तो उनके बीच में, उनके हार्ट में एक तो प्यार का ये आ जाएगा, गूज़बम्स आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर with pride, with the sense of pride and nationalism। समझे? उन्होंने रॉयल स्टैंडर्ड को किससे चेंज किया? ट्राई कलर में। फिर वो जो स्टेट जनरल था, तीनों बैठते थे, जहाँ से ये लोग बाहर गए, फिर उन्होंने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्रांस के लिए। तो वो स्टेट जनरल को उन्होंने चेंज करके नाम दे दिया नेशनल असेंबली। याद है? तो वो लोग बोले, वो क्या बोले कि हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोगों को चाहिए इक्वल वोटिंग राइट्स। मतलब स्टेट जनरल, पहले क्या होता था ना, 3 स्टेट्स का 3 वोट होता था, मतलब नोबेल्स का एक वोट, क्लर्जी का एक वोट, और जो थर्ड स्टेट का एक वोट। उन्होंने ऐसा नहीं करोगे, तुम सारे मेंबर्स का एक ही वोट करो। राइट? सारे जो मेंबर है एज ए मेंबर एक वोट करो, स्टेट का मत नहीं करो। तो राजा ने मना कर दिया, इसलिए तो वो बाहर गए, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए तो रिवॉल्यूशन हुआ, इसलिए तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर राजा को ही खत्म कर दिए, जैकोबियंस का पहले, फिर टोटल बन गया लिबर्टी, टोटल ये डेमोक्रेटिक बन गया। पर उन्होंने जो स्टेट जनरल था उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली किया। थर्ड पॉइंट, जो लोग मरे क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, क्या उसका नाम था, मेरी एंटोनिएट, उनको भी मार दिया था ना, बुलेटिन कर दिया था। तो जो ऑस्ट्रिया का राजा था, बॉर्बन डायनेस्टी था ना ये पहले 1089 में, तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो उसका क्या हुआ, समझी हुआ। तो देखा जब उसका क्या मतलब जोई को, जो बोलते सन इन लॉ को और उसकी बेटी को जब मार दिए, उन्होंने आगे वार कर लिया फ्रांस के साथ। तुम कैसे कैसे बना लोगे, पढ़े थे हम, फ्रांस का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया में क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर, तो हैब्सबर्ग एम्पायर और क्या डेमोक्रेटिक फ्रांस, इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो जब युद्ध में मरे थे, जो मार्टियर हुए थे,
वो मार्टियर को सम्मान दिखाने के लिए, मतलब रेस्पेक्ट दिखाने के लिए ओथ लिया गया। मार्टियर्स को क्या किया गया? रिस्पेक्ट दिया गया, कॉमोरेट किया गया। तब हाइम्स बनाया गया, नया हाइम्स। देखो ऐसा कुछ हाइम्स बनाया गया। लेट्स मार्च सो दैट impure blood waters our field। तो आई एम प्योर ब्लड वाटर्स आवर फील्ड। चलो हम मार्च करते हैं, जैसे क्या हो, ये जो इनका खून है, इस खून से हमारा जो फील्ड है वो सींचे। तो ऐसा पावरफुल हाइम्स बना गया, जैसा हमारा कहता ना क्या, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मतलब कदम कदम बढ़ाए जा। सुभाष चंद्र बोस ने, ये उनका गाना था, आजाद हिंद फौज। तो वैसा ही मतलब तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आ जाता है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो क्रिएट किया गया, नया हाइम्स लिखा गया। जो बोल रहा था मैं, मर्सेलेस, ये जो गाना है ये मर्सेलेस का है। मर्सेलेस एक गाना है, ठीक है, वो उनका नेशनल एंथम भी है फ्रांस का। एनीवे फिर आगे चलते। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। देख उन्होंने, उनको पता चल गया देश को जोड़ने का मस्त आइडिया है लैंग्वेज। सब लोग एक भाषा बोलेंगे, एक भाषा लिखेंगे। तो फ्रांस में, पूरा फ्रांस में जो फ्रेंच होता था उसको गोली मार दी। बोले पेरिस में जैसे फ्रेंच लिखा जाता है, पेरिस में जैसे फ्रेंच बोला जाता है, सारे लोग वैसे ही बोलेंगे। रीजनल डायलेक्ट कोई नहीं बोलेगा। यह फिट। अगर सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या होगा? सबका भाव आएगा ना, हम एक ही हैं, इसलिए। समझे? ये था तब का फ्रांस, दिख रहा है, रॉयल रोमन एम्पायर, पेडमॉन्ट, ये सब। ऑस्ट्रिया लोग इसके ऊपर वार किए रे, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय यूएस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल मिलन। ऑब्वियसली पूरा क्या क्या स्टेप्स लिया। 5 मार्क, 5 पॉइंट है, 5 मार्क है, लिख देना, मार्क मिल जाएगा। पहला, मेरे साथ बोलो। पहला, सबसे नंबर 1, उन्होंने लापात्री और ले सिटीजन किया। जो क्या करता था? यूनाइटेड कम्युनिटी, एंजॉयिंग इक्वल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाला। फ्लैग चेंज किया, स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली बनाया। फिर क्या किया? 4th, नया हाइम लिखा। फिर क्या किया? फ्रेंच को पॉपुलर किया, दैट स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। और रीजनल डायलेक्ट को क्या किया? डिस्करेज किया। याद रहेगा? पहला, मेरे साथ बोलो सब लोग। नंबर 1 क्या? La Patrie and Les Citoyens. Number 2, French flag was changed from Royal Standard to that revolutionary tricolor. Number 3, State General was changed to renamed to National Assembly. फिर नया हाइम्स बनाया गया, all in the name of nation. फिर रीजनल डायलेक्ट को क्या किया गया? रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया, फ्रेंच एज स्पोकन रिटन इन पेरिस को पॉपुलराइज किया। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो, अभी हमने लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फ्रेंच एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता है, फिर उसके बाद हुआ समझो। अभी ये सब उन्होंने किया, और उसका आउटकम क्या आया वो अब देखते हैं, ठीक है। नेपोलियनिक वॉर्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन के बाद हम पढ़ेंगे Napoleonic Wars. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to keep others of Europe to become nation. देखो, एक बात तुमको दिखाता हूँ। ये चौक दिख रहा है, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाएगा, जैकोबिन्स क्लब खड़ा होके ज्ञान देगा। हमारा फ्रेंच नेशन का ये डेस्टिनी है कि यूरोप का हर एक लोगों को हम आजादी दिलाएगा और सबको नेशन बनाएगा। जो डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है? जो राजा का शासन, क्रूअल एंड ऑपरेसिव वेज पे जो राजा शासन करता है, राइट? द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर इन क्रूअल ऑपरेसिव, क्या क्रूअल ऑपरेसिव का मतलब क्या? जो मोनार्की है, जो मोनार्की का शासन है, उसको हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। और किसका शासन लाएंगे?
पीपल का शासन लाएंगे, लोगों का शासन लाएंगे, लोगों का रूल लाएंगे। तो ऐसे एक तो आदमी खड़ा होता था और ये लोग बोलते थे। ऑब्वियसली उन्होंने डिक्लेयर किया सबके आगे, सबके कान में डाके बोला कि फ्रेंच नेशन का ये डेस्टिनी है कि हम यूरोप के सारे लोगों को लिबरेट करें। यूरोप के क्या करें? सारे लोगों को लिबरेट करें। समझ रहे हो? That's the destiny of the French nation to liberate the people of. जब ये जो कहानी है ये यूरोप के डिफरेंट सिटीज में पहुंच जाती थी, उसके साइड में तो और कोई बड़ा देश ही नहीं था ना, सब टूटा फूटा था, समझे ना? तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इधर नीचे इटली, जिस था क्या रही, ऊपर बेल्जियम भी कुछ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड था। तो अभी जब कहा ये जो न्यूज है कि नेपोलियन बोनापार्टे आ गया है और जैकोबिन्स क्लब आ गया है, अभी हमारे देश को आजादी मिलेगा, राइट? हमारे देश ऑटोक्रेटिक रूल से बाहर आएगा, हम अपना रूल बनाएंगे। जब ये न्यूज पहुंचा बाकी सिटीज में, तो मिडिल क्लास था, ऑब्वियसली मिडिल क्लास जो पढ़ाई करता है, जो एजुकेटेड था, तो सब जैकोबिन्स क्लब बनाने लगे। क्या करने लगे? Their activity prepared the way for the French army which moved into Poland. पोलैंड मतलब क्या? वो जो साइड वाला देश है इसका, पोलैंड, ठीक है? पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब में घुस गया फ्रेंच आर्मी। किसके नाम पे? लिबरलिज्म के नाम पे, ठीक है? और इन सबको मोबिलाइज करने का, पब्लिक सपोर्ट इनके प्रति लाने का कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, ये जो युद्ध कर रहे हैं ये अच्छे कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा है, समझ रहे हो? तो लोगों को माइंड वॉश करना, लोगों को उनके जो उनका जो ये था ना, क्या था, माइट था लिबरलिज्म का, उसको पहुंचाना, लोगों को समझाना कि तुम्हारा राज होगा और कोई रूलर आके तुम पे राज नहीं करने वाला। नो रूलर, देयर इज नो monarch who is going to come and rule over you. तो ये सब कैंपेनिंग किया किसने? जैकोबिन्स क्लब ने। कहाँ पे कैंपेनिंग किया? पोलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में। With the outbreak of revolutionary wars, French armies began to carry the idea of nationalism abroad. यही इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। पहले पोलैंड में घुसे, फिर बेल्जियम में, फिर स्विट्जरलैंड में, फिर इटली में, समझे? तो मेन सिटीज कौन सा था? ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्सो। यहाँ पे फ्रेंच जो आर्मी घुसा, उनका जो अथॉरिटी को, जो उनका अरिस्टोक्रेटिक आर्मी था, जो कंजर्वेटिव आर्मी था, छोटा देश का, वो तो हार ही जाएगा ना फ्रांस से, छोटा आर्मी है, जीता है कैसे? तब जब इनको इन्वेड किया फ्रेंच आर्मी ने, तब सब लोग ऐसे फूल डालने लगे कि वाह ये आ गए हैं, अब हमको लिबरेट कर देंगे, अब हमारे पास फ्रीडम होगा, सब इक्वल होंगे। कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। देखो क्या होगा। दिस जो था ना, एंथुसियाज्म था, वे पूरे खुश हो गए थे, ओ माय गॉड फ्रांस आ गया है, अभी हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? देखो, this initial enthusiasm soon turned into hostility. क्यों? अच्छा देखो, इधर जो लिखा है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट लिखा है ना, अंडरस्टैंड, ठीक है? ये था फ्रेंच एम्पायर, ये ऊपर हॉलैंड है, जो इसको हम नीदरलैंड बोलते हैं, जिसको अब हम बोलते हैं क्या, बेल्जियम। ये जो साइड वाला देश है सब, रशिया, फिर वार्सो, ये पूरा सब एवरीथिंग, पूरा जर्मनी जिसको हम बोल सकते हैं, नीचे लॉम्बार्डी, वावटिया, किंगडम ऑफ इटली, सब स्विट्जरलैंड, सब टाइरोल, इन सब को क्या किया? फ्रांस घुस गया। फ्रांस क्या किया? इन सब में घुस गया अपना आर्मी ले। इधर देखो नीचे, इवन नीचे स्पेन में भी घुस गया है, नीचे किंगडम ऑफ स्पेन में, ऊपर इटली और क्या, वार्सो, हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सब में घुस गया। समझे थे?
देखो वार्सा इधर है, प्रूशिया इधर है, प्रूशिया में घुस गया, होलैंड में घुस गया, जितना प्रिंसिपैलिटी था स्विट्जरलैंड में घुस गया, बेल्जियम में घुस गया, हर जगह पे कौन, फ्रेंच आर्मी घुस गया। देखो इटली, पूरा इटली कब्जा कर दिया, देख रहे हो नीचे, युद्ध नेपल्स सब कब्जा कर लिया। कौन, ऑस्ट्रो हंगेरियन का लॉम्बार्डी वेनेटिया पार्ट था, ये वाला पढ़ाया था ना अभी जस्ट रिसेंटली, वेनेटिया एंड लॉम्बार्डी, ये वाला इसमें घुस गया। मतलब सोचे यूरोप का 30% कब्जा कर दिया, और जहां पे कब्जा कर नहीं पाया वहां पे युद्ध कर रहा है, करने लगा। तो लोगों को मिला क्या, ये सब कब्जा प्लान करके लोगों को मिला क्या? पहला है तो लोगों को लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिला नेपोलियनिक कोड। क्या मिला? नेपोलियनिक कोड, जो हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद लिबरलिज्म क्या है नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेपोलियनिक कोड पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके थोड़ा रुक जाओ। तो ये सब तक हुआ, उनको मिला क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मिला, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1809 मिला, पर टैक्स बढ़ गया। जो प्रेस था, जब वो फ्रीडम, जो जैकोबिन क्लब बनाया, तो फ्रीडम था ना ऑलरेडी, पूरा सेंसरशिप हो गया, कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर नंबर थर्ड, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में क्या किया गया, भर्ती किया गया, क्योंकि बाकी यूरोप तो बचा है ना भाई। अरे यूरोप बचा है या नहीं? ऑस्ट्रो हंगरी बचा है, रशियन एम्पायर बचा है, स्पेन बचा है, इधर यूके बचा है, उधर डेनमार्क बचा है। तो जो रेस्ट ऑफ यूरोप है, इसको कैसे कब्जा करे, समझ लो। तो ऑटोमन एम्पायर बचा है, तो इतना जगह पूरा जो है यूरोप को कैसे कब्जा करेगा फिर? और लोग चाहिए ना, तो जो नया नया जगह वो कब्जा किया, उधर टैक्स बढ़ा, क्योंकि युद्ध करके आया है, अभी युद्ध करके आया है, किसी से तो पैसा लेगा। Obviously, wars are not free. We always pay a heavy price. May it be life, may it be capital, may it be anything. युद्ध है मतलब प्राइस है भाई। तो जब फ्रांस घुसा, जर्मनी का आधा प्रिंसिपैलिटी कब्जा किया, स्विट्जरलैंड कब्जा किया, इटली कब्जा किया, स्पेन कब्जा किया, ब्रुसेल्स कब्जा किया, होलैंड कब्जा किया, तो वहां के लोगों को उसने अपने आर्मी में जबरदस्ती घुसा लिया। आओ लड़ो, जबरदस्ती, नहीं करोगे शूट कर देंगे। फोर्सफुली क्या किया गया, आर्मी में एनरोलमेंट किया। ऑब्वियसली लोग तो गुस्सा होंगे ही। दिस ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। लोगों का इंक्रीज टैक्सेशन, खाने को नहीं है टैक्स देगा 1000 रुपया आदमी, खाने को 2 रुपया नहीं है, आदमी टैक्स देगा 1000 रुपया, इससे चलेगा? हो क्या? नहीं होगा। फिर सेंसरशिप, हर चीज पे बैन, कुछ बोल नहीं सकते, जबरदस्ती जाओ वरना मार देंगे, आर्मी में जाओ उधर गोली खाओ वरना इधर मार देंगे। कंस्क्रिप्शन इनटू द आर्मी, क्यों? क्योंकि उन्हें रेस्ट ऑफ यूरोप को भी क्या करना है, सब जगह। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है आउटवे करनी, ठीक है, समझ गए? इसमें 2 क्वेश्चन आएगा। पहला, इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियनिक वॉर, तो तुम आराम से लिख सकते हो, इधर से लिखना, तो मिशन से, क्योंकि वो डिक्लेयर किया ना नेपोलियन वॉर का, इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, मतलब तो ये मोनार्की से लिबरेट करना। फिर लिखना, स्टूडेंट लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, लोगों ने ये किया, क्या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का अपवर्ड लेके गए, फिर उधर उन्होंने वेलकम किया, ये सब यहाँ तक 5th पॉइंट तक लिखना है। ओके, फिर व्हाई डिड इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, 6 पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक, 7 का डी पॉइंट, ये लिखना है। किसमें, क्यों वो चेंज हो गया था? रुको 1 मिनट, इधर ये 8, ठीक है, ठीक है। अभी हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहला है लिबरलिज्म, ठीक है, दूसरा है नेपोलियनिक कोड ऑफ 1805, 9 नहीं 1805, ओके। तो वो जो बोला ना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वही है नेपोलियन कोड ऑफ 1805 और वजह लिबरलिज्म, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं।
तो लिबरलिज्म एक वर्ड है जिसका नाम है लिबर, वहां से आया। लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्रीडम। मतलब लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम, एक आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम, समझ रहे हो? तो लिबरलिज्म जो ये है ना, ये पहले तो मिडिल क्लास के दिमाग में पहले आया। क्यों भाई? क्योंकि मिडिल क्लास ही वही था। देखो गरीब लोग हैं, तो लो क्लास लोग हैं, उनका क्या ही है, ठीक है? वो गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब रहेंगे। या जो कुछ पढ़ लिख लिया, जो डॉक्टर बन गया या फिर को एडवोकेट बन गया या फिर लेक्चरर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मिडिल क्लास है, राइट? तो मिडिल क्लास लोग लो क्लास भी नहीं है, एक्सट्रीम पुअर भी नहीं है, एजुकेटेड है, उसके ऊपर से वो ऑपरेशन भी सह रहे हैं जो लो क्लास लोग सह रहे हैं, उसका ऑपरेशन और इस वजह से का, राइट? तो मिडिल क्लास के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसका लिबरलिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था पहला, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। हर एक आदमी फ्री है, जो भी आदमी हो, औरत हो, मैन हो, वुमेन हो, हर एक सोशल क्लास का हो, तब नोबेल हो, क्लर्जी हो, या फिर पीजेंट हो, या फिर खुद मिडिल क्लास हो, या फिर बिजनेसमैन हो, जो भी हो, हर एक इंडिविजुअल से, मैन वुमेन सब से इक्वालिटी ऑफ ऑल फॉर द लॉ। लॉ के आगे सब सेम है, किसी के लिए भी पार्शियलिटी नहीं है, हर एक आदमी टैक्स देगा। इसलिए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ ना। क्यों सक्सेसफुल हुआ? जब वो आए पावर में, उन्होंने क्लर्जी और नोबेल से टैक्स ले लिया, एक साथ एक मंथ के अंदर 2 बिलियन लिबर्स, मतलब उनका तो नेशनल डेब्ट था वो खत्म। 1 बिलियन लिबर्स है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम, नेशनल डेब्ट। उन्होंने गए नोबेल से टैक्स कलेक्शन किया, क्लर्जी से टैक्स कलेक्शन किया, और एक साथ उनका हो गया 2 बिलियन लिबर्स। समझ रहे हो? तो मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल और इक्वालिटी ऑफ लॉ, जो ये था ना उनका कॉन्सेप्ट पहले कि क्या राइट बिकॉज ऑफ बर्थ, राइट ड्यू टू बर्थ, बर्थ राइट्स, क्लर्जी को स्पेशल, ओ बाय गॉड, वो चर्च का मेंटर है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बेकारी करेंगे, वो टैक्स लेगा उल्टी लोगों से, तो वो सब खत्म। तो यही है कॉन्सेप्ट पहला, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अगर पॉलिटिकली सोचे, इसका मतलब पहला है गवर्नमेंट ऑफ कॉन्सेंट, मतलब जो भी सिटीजन है, जो भी देश का नागरिक है, जो भी देश का सिटीजन है, वो वोट देगा, वो कंसेंट देगा अपना, और उसी कंसेंट के बेसिस पे एक सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है? मतलब ऑफ द पीपल होगा, दैट शैल बी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फिर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल पीरियड्स। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑटोक्रेसी का मतलब है मन इच्छा काम करना। नोबेल होता था, 2 बजे उठता था, 2 पैक शराब पीता था। अच्छा, आज रात से तब गरीब लोग 10% ज्यादा टैक्स देगा, समझो, ऐसा बोल रहा था। उसका क्या ही है, उसको तो छोड़ दो, ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करता। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो ऑरिस्टोक्रेसी था, जो देश को इतना ब्रूटली शासन करता था, जो बॉर्बन डायनेस्टी था, उसको पहले खत्म किया उन्होंने। जो क्लर्जिस्ट थे, जिनके पास बहुत प्रिविलेजेस था, उनका खत्म किया। क्लर्जी को बोला भाई तुम भी टैक्स, तुम भी टैक्स दो, हमने सब टैक्स देगा। फिर पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट, या फिर नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट, जो बना नेशनल असेंबली उनका, तो लोग कॉन्सेंट देंगे, जो नेशनल असेंबली बनेगा, जो पार्लियामेंट बनेगा, उसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सबका तो नहीं मिल सकते ना, सबको थोड़ी ना करते हैं मोदी जी बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, सबको थोड़ी ना मिनिस्टर बनाएंगे। एक आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा, समझे, इलेक्शन में खड़ा हो एक आदमी, मस्त जीतेगा, बनेगा वो प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा थ्रू पार्लियामेंट, ये आया।
इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षा मिलेगा। बोलिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षा मिलेगा, सेफ्टी मिलेगा, हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ होगा, समझे? कोई भी अनसेफ नहीं होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले क्या हो रहा था, क्लर्जी आया, कोई नोबेल आया, राजा का भाई, अरे मस्त दिख रहा है तो ये आज से मेरा, वो पिजन लगे उसके पैर में क्या, भाई भाई साहब, सर 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 क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरा बेटा बेटी कैसा खाना खाएगा, मेरे में क्या है, आज से ये मेरा। तो सेफ्टी नहीं था कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तब सरकार नहीं दे रहा था, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफ्टी मिला। दूसरा चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, क्या है ना, तुम लोगों को लगता होगा ना सर इक्वालिटी फॉर लॉ का मतलब है सबको वोटिंग राइट्स मिलेगा, नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा जो आदमी टैक्स देता है वही एक्टिव सिटीजन है। डिपेंड करती है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, ऑलरेडी पढ़ा है हमने रेगुलेशन में। जो एक्टिव सिटीजन है वो टैक्स देता है, जो पैसिव सिटीजन है वो टैक्स नहीं देता है, तो प्रॉपर्टी नहीं है। तो वही एक्टिव सिटीजन क्या कर सकता है, वोट दे सकता है और इलेक्ट हो सकता है, और एक बात टैक्स भी देता है और उसके पास प्रॉपर्टी भी होगा। देखो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में क्या हुआ था, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड, मतलब खड़ा होने के लिए इलेक्शन में बस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब पैसा वाला आदमी होना चाहिए, समझ रहे हो? फिर मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स नहीं देता है, और वुमेन, वुमेन का तो हाल ही खराब है, छोड़ दो वुमेन, ठीक है, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाता, उनको क्या वोटिंग राइट्स या यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं था, उनका सफ्रेज राइट्स नहीं था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। फिर जैकोबिन आया, जैकोबिन क्लब वाला है, ठीक है, जैकोबिन क्लब वाला है, बोले जाओ बेटा सबको दे देते हैं पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। फिर जब जैकोबिन क्लब वाले आए तब उन्होंने सबको पॉलिटिकल राइट दे, पर जैकोबिन के बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने तो और खराब हालत कर दिया। क्या खराब हालत किया भाई? पहली बात तो उसने सफेज को फिर से एक्टिव सिटीजन के ऊपर लगा दिया, नहीं जो एक्टिव सिटीजन है वही दे सकता है, सफेज को लिमिट कर दिया, वोटिंग राइट्स को लिमिट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वुमेन है ना उसको अडल्ट भी नहीं बोला, बोला तुम बच्चे के समान हो, माइनर हो तुम, अगर शादी नहीं हुआ है पिताजी है तुम्हारे क्या अथॉरिटी, अगर शादी हो गया है तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारा अथॉरिटी। द रिड्यूस द स्टेटस ऑफ वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, बच्चा बना दिया एक अडल्ट वुमेन को, जो इसके अथॉरिटी के अंडर हो, पिताजी और इसके हस्बैंड, ठीक है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर। ये ना बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमारा जो एग्जाम आएगा ना 10th का बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है इसी टॉपिक पे। पहला चीज, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, abolition of state imposed restrictions on the movement of goods, capital and people। जिस पे इतना सब टूटा फूटा हुआ देश सब यहाँ पे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली तो हम देख रहे हैं आज, ऊपर बेल्जियम, ये टूटा फूटा देश में भी बहुत स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन था, इस पे लोग जाने में प्रॉब्लम होता था, वीसा पासपोर्ट नहीं मिलता। अभी सोचो तुम, अभी उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में बढ़ जाता, अभी इंडिया स्टेट्स में बढ़ जाता, सोचो एक एक कंट्री होता, तुम उड़ीसा से दिल्ली जाते हुए 7 वीसा लेना पड़ता तुम्हें, समझ होती। वही सेम चीज है कि ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था, और मूवमेंट करना इतना आसान नहीं था इसका, गुड्स का। अभी यहाँ से बनाया उधर से बेच लिए, ऐसा सिंपल नहीं था। जैसे आज है यूरोपियन यूनियन, यूरोप में कहीं भी तुम कुछ भी बेच सकते हो, तब कर सकते हो, वैसा नहीं है आज के ऐसा नहीं था। तो
तब बहुत स्ट्रेट इम्पोज क्या था, रिस्ट्रिक्शन था इस पे, मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड व्हाट, पीपल। देखते हैं तो क्या हुआ। तो जो मिडिल क्लास थे, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो है कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास कौन थे, उनका मैं नोट लिख के रखा हूँ, आगे पढ़ेंगे। तो जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था उसने कुछ डिमांड रखा, ठीक है, और बोला कि ये जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल और पीपल पे, और जो मार्केट का फ्रीडम है वो हमको दे। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने इसी को अपना यूएसपी बनाया। क्या बनाया? यूएसपी। क्या बोलता है? पहला तो अंडरस्टैंड, नेपोलियन ने ये सब कब्जा कर लिया था, देखो पूरा पार्ट कब्जा कर लिया था। इधर उन्होंने 38 स्टेट्स का एक प्रिंसिपलिटी बना लिया, पूरा कब्जा कर लिया था ना ये वाला पार्ट नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने इस पार्ट में एक 38 स्टेट्स का कॉन्फेडरेसी बनाया। क्या बनाया? कॉन्फेडरेसी, जहां पे आराम से मूवमेंट हो सकता है। किसका किसका मूवमेंट हो सकता है? गुड्स का और कैपिटल का और लोगों का। और एक भी बात, जेहेतु पहले ये सब टूटा हुआ था, राइट, ऐसा टूटा हुआ था, तो जब पहले सब टूटा हुआ था तो हर एक किंगडम का, हर एक डच का, हर एक कॉन्टोनमेंट का एक अलग मेजरमेंट का क्या था, जरिया था। तो तुम अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ोगे, पेरिस में ही पहले बना था सिस्टम में जनरल इंटरनेशनल, उससे पहले पढ़ोगे कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्क फॉर दैट मेजर्स, पढ़ोगे तुम लोग? नहीं, आगे पढ़ोगे अगले साल। एक बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो उन्होंने एक कॉमन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया। क्या लाया? कॉमन मेजरमेंट। क्यों? अपना बेनिफिट के लिए भाई। कैसे बेनिफिट सर? देखो, दे इंट्रोड्यूस्ड ए कॉमन करेंसी, क्योंकि पहले क्या था, पहले हर एक किंगडम का, मतलब 39 स्टेट है ना, 39 स्टेट्स का अलग अलग करेंसी था, अलग अलग वेट्स एंड मेजरमेंट्स। समझ रहे हो? तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता होगा? सोचो, अगर एक आदमी है जो हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है, देखो ये है हैम्सबर्ग, ये है न्यूरमबर्ग। अगर पहले जब नेपोलियन नहीं आया था तब ऐसा था ना नॉर्मल, जब पहले हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग एक आदमी जाता तो उसको क्या फेस करना पड़ता? पहली बात, उसको 11 कस्टम बैरियर्स देके जाना पड़ता। कितना? 11। और कस्टम बैरियर में 5% ड्यूटी। मतलब तुम 100 रुपए का सामान बेचने जाओगे, ठीक है, 55 रुपया तुमने दे दिया रास्ते पे, ये भी टैक्स ले रहे, वो भी टैक्स ले रहे, 11 बार तुमने टैक्स दे दिया, मतलब 55 रुपीज यू ऑलरेडी गिव। फिर ये जो टैक्स ड्यूटी कलेक्ट किया जाता था, ये गुड्स का वेट से मेजर किया जाता था, समझे? और वेट अलग अलग होता था, क्योंकि देखो इंडिया में हर जगह तुम जाओगे किलोग्राम में मेजरमेंट होता है, पर न्यूरमबर्ग से हैम्सबर्ग तक या हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग तक 11 जगह पे 11 अलग अलग वेट्स मेजरमेंट हुआ। तो सोचो कितना कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हुआ होगा उनको, बहुत कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, राइट? एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। और भी एक बात है भाई, बस कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता था, कंफ्यूजन नहीं होता था। मुझे सर कैसे? देखो ये मेंस है, देखो ये जो पार्ट है, देखो ये मेंस है, ये फ्रैंकफर्ट है, ये न्यूरमबर्ग है, ये हैम्सबर्ग, दिख रहा है? इधर कहीं पे नहीं दिया है, ये फ्रेबर्ग इधर कहीं पे है बॉर्डर में, ठीक है, फ्रांस है बॉर्डर में फ्रेबर्ग। तो ये जो फ्रेब है वो देखो, फ्रैंकफर्ट में एक ईल, एक मतलब जैसा हमारे यहाँ होता है क्या सेंटीमीटर मीटर, वैसे ही तब जर्मनी में यूज किया जाता था ईल। तब उस ईल, एक ईल का मतलब फ्रैंकफर्ट में है 54.7, मेंस में है 55.1, न्यूरमबर्ग में 65.6, फ्रेबर्ग में 53.5। तो एक छोटा सा जगह है, समझ रहे? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हर जगह मीटर। देखो अभी क्या है, पूरा जर्मनी में एक ही है,
मीटर, समझ रहे हो? पहले सोचो, इधर अलग मेजरमेंट, किधर हैम्सबर्ग में अलग मेजरमेंट, फ्रैंकफर्ट में अलग मेजरमेंट, मेंस में अलग मेजरमेंट, मतलब सेम क्वांटिटी, मीटर उधर अलग, इधर अलग, मेंस में अलग, फ्रैंकफर्ट में अलग, फ्रेबर्ग में अलग, हैम्सबर्ग में अलग, न्यूरेमबर्ग में अलग, बर्लिन में अलग, प्राग में अलग, म्यूनिक में अलग। मतलब आदमी बिजनेस करेगा या ये सब कैलकुलेशन करेगा, मैथमेटिशियन बन जाएगा आदमी? तो समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम होता था? तो इसका सॉल्यूशन क्या आया भाई? ये न्यू कमर्शियल क्लास आया जो मैं अभी बोल रहा था, न्यू कमर्शियल क्लास तो पढ़ेंगे, न्यू मिडिल क्लास उनके बाद। तो न्यू मिडिल क्लास ने बोला कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाओ। क्या बनाओ? यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब जहां पर क्या हो, करेंसी सेम हो, फिर करेंसी सेम होने के बाद हर जगह पे वेट्स एंड मेजरमेंट हो। हर जगह पे भी जो तुम दोगे, अभी इंडिया में तुम हर जगह रुपीज देते हो, तो उड़ीसा का अलग करेंसी, फिर जाओ बंगाल, बंगाल में चेंज करो, उधर पैसा दो, फिर जाओ बंगाल से किधर, झारखंड, उधर पैसा दो। ऐसे तुम करते करते जब दिल्ली तक पहुंचोगे तुम क्या हो जाओगे, तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए। ये जो सब है ना, टोटल उटा मुटा उटा उटा सब, इन सबको मिला के एक ऐसा यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाना। समझे? अभी ये यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्या बोलेंगे? ज़ोलबरीन। क्या बोलेंगे? ज़ोलबरीन। और क्यों बनाएंगे? बिकॉज ऑफ अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड कैपिटल। करेंसी सेम कर देंगे सबका, सबका वेट्स एंड मेजरमेंट क्या कर लेंगे, सेम कर देंगे। तो उन्होंने बनाया ज़ोलबरीन 1834 में। क्या बनाया? ज़ोलबरीन। और जो भी टैरिफ था, तो ना कस्टम ड्यूटी में बोला ना, हर एक चेक पॉइंट में 11 चेक पॉइंट है, हर एक चेक पॉइंट में 5-5 उन्हें अलग करेंसी में देना, फिर उसका कैलकुलेशन अलग कैलकुलेट करना। तो वो सब खत्म, तुमको जाना है मन इच्छा जाओ। समझ रहे हो? टोटल घूमो भाई, कुछ तारीफ नहीं। यहाँ पे न्यूरमबर्ग में खरीदो, हैम्सबर्ग में बेचो, हैम्सबर्ग में खरीदो, फ्रेबर्ग में बेचो, फ्रेबर्ग में खरीदो, मीन्स में बेचो, जहां में बेचना है जो करना है कर लो। समझे? फिर करेंसी को रिड्यूस कर लिया। देखो इतना सारा ये था, क्या इसको बोले, कंफ्यूजन था, तो इतना करेंसी था, 32 करेंसी था। ठीक है, 32 करेंसी था, 32 39 ऐसा करेंसी था, उसको रिड्यूस कर दिया 2 करेंसी। ठीक है, इजी। फिर अभी मूवमेंट में तुम घोड़ा गाड़ी लेके जाओगे, प्रॉब्लम होगा। तो जर्मनी के अंदर नेपोलियन ने क्या किया, मस्त रेलवे लाइन बना लिया। तो इधर रेलवे स्टेशन वाला कूद डालो, लेकिन चले जाओगे, क्या दिक्कत? तो नेपोलियन क्रिएटेड क्या है, नेपोलियन नहीं, गलत बोल दिया। ठीक है, तो उन्होंने फ्री मूवमेंट के लिए, जैसे कि आराम से मूवमेंट हो सके गुड्स का, लोगों का, उन्होंने रेलवे नेटवर्क बनाया। कहाँ पे बनाया? जर्मनी के अंदर। तो कॉन्फेडरेसी था जो ज़ोलबरीन था, उसके अंदर उन्होंने मस्त रेलवे नेटवर्क। इसके चलते जो जर्मन लोग थे, जो डिवाइडर थे, उनके बीच में एक जर्मन नेशनलिज्म क्या हुआ, ग्रो। अंडरस्टूड? ठीक है, चल। तो ऐसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट से एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्रिएट हुआ जर्मन स्टेट्स के अंदर। चलो अभी हम पढ़ेंगे क्या, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1800। तो बच्चा पार्टी हमने जब लिबरलिज्म पढ़ा, लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर पढ़ा, तो उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो, फर्स्ट वन से लेके पॉलिटिकल तक टोटल 5, मतलब पॉलिटिकल का 5, लिबरलिज्म मिडिल क्लास से क्या बनता था, मिडिलिज्म क्या है, फिर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द मिडिल क्लास, आराम से वो पॉइंट लिख सकते हो, 3 मार्क का है। ठीक है, फिर व्हाट इज लिबरलिज्म स्टूड फॉर द पॉलिटिकली, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। फिर
इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। फोर्थ पॉइंट से लिखना है, ठीक है, फोर्थ से लेके यहाँ तक 7 पॉइंट तक। तो ऑब्वियसली अभी समझा है ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ लिबरलिज्म में, पहले रिवोल्यूशनरी फ्रांस में बस प्रॉपर्टी मैन को राइट्स था वोट देने का या फिर खुद इलेक्शन में खड़े होने का। फिर क्या हुआ, फिर जैकोबिन्स आए, फिर उन्होंने फिर से सबको यूनिवर्सल सफ्रेज दिया। नेपोलियन फिर आया, नेपोलियन ने और लिमिट कर दिया, ठीक है। फिर लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट चलाया, ये सब लिखो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ इन 19th सेंचुरी। ये वाला लिखना यहाँ से, ऑब्स्टेकल्स थर्ड पॉइंट पूरा, ठीक है, ABCD ये पूरा लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा क्या, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टूड फॉर इन द इकोनॉमिक स्फीयर। ये तो भाई लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर है, यहाँ से लिखना पूरा, इन लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड सेकंड पॉइंट लिखना। फिर ये जो सोल्यूशन है ये वाला, न्यू कमर्शियल प्राइस एग्रीमेंट, ये वाला लिखना। व्हाट फिफ्थ, समझे क्या, 1 2 4 5 6 ना, ये हमको लिखना है 1 2 तो क्या 4th 5th। जुल्वरीन का फॉर्मेशन और जुल्वरीन ने क्या किया। फिर जुल्वरीन के ऊपर भी क्वेश्चन भी सकता है, व्हाट इज जुल्वरीन, वो भी लिख सकते हो, यही पे जाएगा, ठीक है। तो खत्म कहानी, आगे चलो। अभी पढ़ेंगे हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1800। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। हमने पढ़ाई, फ्रांस ने क्या किया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी का जो डिवाइडेड स्टेट्स था, बेल्जियम, हॉलैंड, मेन सबको क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। तो ये पूरा जो कोड था ये हर जगह पे एक्सपोर्ट किया गया, समझे। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन, जहाँ पे भी फ्रेंच आर्मी गया उधर एक्सपोर्ट किया। पहला तो क्या करता था ये, टुक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो राइट्स था ना लोगों पर, बर्थ को लेके, अरिस्टोक्रेसी का, क्लर्जी का, वो सब ले लिया। फिर क्या किया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब समान है भाई, एस्टैब्लिश किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले क्या था, नोबेल्स आते थे, जिसका मर्जी हुआ वो ले लेते थे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी दिया गया। फिर क्या गया, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई किया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसको सिंप्लीफाई किया। तो फ्यूडल सिस्टम था, पहले फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, शेयरडम होता था, तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो फ्यूजन सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया, समझे। सारे पीजेंट्स को बोला कोई भी शेयरडम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बेगारी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी मैनर को, किसी भी राजा को या फिर कोई मैनर को, अरिस्टोक्रेट को पैसा देने की जरूरत। फिर उन्होंने क्या किया, गाइड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस वर इम्प्रूव्ड। देखो भाई, गाइड का मतलब क्या भाई, गाइड का मतलब क्या है, गाइड का मतलब है, हेलो, जो आर्टिशंस थे, जो क्या थे, मर्चेंट्स थे, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस था। वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं, समझे, वो कुछ एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, हमारे ना फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। तो वो जो गाइड रेस्ट्रिक्शन था उसको उन्होंने रिमूव किया। फिर ऑब्वियसली रेलवे लाइन बनाया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा किया, रोड मस्त बनाया, समझिए। तो पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स, इनको एक नया फ्रीडम मिला, एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। फिर क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया भाई, सब जगह यूनिफॉर्म लॉ लाया। बोला था ऑलरेडी, कंफ्यूजन चल रहा था ना हर जगह पे, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग था, तो नेपोलियन ने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स लाए, एक नेशनल करेंसी लाया। मतलब ये जितना जगह कब्जा किया हर जगह पे एक, ये क्या होगा, क्या होगा, वेट्स एंड मेजर्स, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी 9th में, CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, वेट्स एंड मेजर्स। एक करेंसी भी, एक करेंसी क्या था फ्रेंड्स का, लिवरे, राइट। एक नेशनल करेंसी, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और यूनिफॉर्म लॉस, ये नेपोलियन लाया। और इसके चलते जो प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके लिए जुल्वरीन बाद में बना, जुल्वरीन नेपोलियन
बनाने, ये सब करने के बाद बना, तृतीय अभियान के बहुत बाद 1834 में, तब उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, पढ़ेंगे आगे तृतीय अभियान। तो ये क्यों किया उसने, नेपोलियन ने? वही प्रॉब्लम क्या, आराम से गुड्स कैपिटल और पीपल मूव कर सके फ्रॉम वन रीजन वो। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्या 1804, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, ठीक है। फिर व्हाट फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फॉर वन, ये थिंग लिखना, वेट स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉस एंड ए कॉमन, ठीक है, ठीक है। बस तो अब हमने तीन जो कॉन्सेप्ट था लिबरल्स का वो डिस्कस कर लिया। अब हम कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट को जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव के पार्ट में तीन मेन कॉन्सेप्ट है। पहले हम पढ़ेंगे अरिस्टोक्रेसी, फिर पढ़ेंगे द न्यू मिडिल क्लास, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की ट्रीटी में क्या हुआ था, ठीक है। तो वियना की ट्रीटी के बाद एक नया एरा शुरू हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे, द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1915। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आते हैं अरिस्टोक्रेसी। तुम सुन रहे हो ना सर, अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी, अब बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये है क्या? पहली बात, they were the socially and politically a landed aristocracy was the dominant group in the country. जैसे इंडिया में ब्राह्मण थे ना, सबको कब्जा करके रखते थे, खुद जमींदार बन गए ब्राह्मण्स, वैसे ही यूरोप में था अरिस्टोक्रेसी। वो एक क्लास ऑफ पीपल था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है। अरिस्टोक्रेट्स बहुत डोमिनेंट थे, वही शासन करते थे। They were the only people who ruled over Europe. फिर उन सबका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था। पूछो सर कॉमन वे ऑफ लाइफ कैसे सर? देखो पहली बात तो जो अरिस्टोक्रेसी था उनका, वो लोग मैंसन्स में रहते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड। देख रहे हो, ये कंट्री साइड का स्टेट है, दिख रहा है कितना बड़ा मैंसन है, समझ रहे? पूरा कंट्री साइड का मस्त बहुत बड़ा बड़ा क्या मैंशंस, बहुत बड़ा बड़ा बिल्ड, क्या उसको बोलते हैं, महल, पैलेसेस, उसमें रहते थे। फिर जो शहर है, ऐसे कि शहर में भी अच्छे से रहते थे, शहर में भी ऐसा मस्त टाउन हाउसेस में वो लोग रहते थे, ठीक है। कंट्री साइड में मैंशंस में स्टेट्स में रहते थे और टाउन हाउसेस में रहते थे वो, ठीक है, ओन करते थे। फिर ये जो लोग दिख रहे हैं ना, दिख रहा है, यही था अरिस्टोक्रेट। ये सब लोग हाई सोसाइटी में, ऐसे जब पार्टीज होता था हाई सोसाइटी में, फ्रेंच बात करते थे। हम लोग कुछ कौन सा भाषा बोले, पर हाई सोसाइटी में और डिप्लोमेसी के लिए, ऐसा हाई सोसाइटी में पार्टीज में डिप्लोमेसी के लिए क्या बोलते थे ये लोग? फ्रेंच। फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट। फ्रेंच किसका लैंग्वेज था? एलीट लोगों का लैंग्वेज। फिर इन सबका शादी होता रहता था। They were all connected by ties of marriage. You won't believe, like क्वीन विक्टोरिया की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटेन का राजा, जर्मन का राजा, प्लस किसका राजा, रशिया का राजा, ये तीनों भाई थे। तो जो अरिस्टोक्रेसी था उनका एक दूसरे में शादी होता रहता था। फिर वो ज्यादा लोग नहीं थे, they were numerically a small group। क्या थे? एक छोटे ग्रुप, ऐसा ही 500, मतलब छोटा ग्रुप 200-400 लोगों का ग्रुप था, ये पूरे कॉन्टिनेंट पे क्या करते थे? राज करते थे। अच्छा, अभी ईस्ट और वेस्ट की बात करें, ठीक है। यह है हमारा यूरोप, ठीक है, ऑब्वियसली कितने बार देख चुके हो? नहीं। ईस्ट में आता है क्या? स्पेन, फ्रांस, यूके, पोर्तुगल। ईस्ट में क्या होता था? जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो अपने लैंड को दे देते थे रेंट पे, टेनेंट्स को दे देते। पर जो वेस्ट में, ठीक है, ये ईस्ट नहीं है, सॉरी,
जो किंगडम ऑफ फ्रांस है, जो स्पेन है, वो ईस्ट नहीं है, वो वेस्ट है। तो वेस्ट में टेनेंट्स को दे देते, रेंट में दे देते। पर जो ईस्ट है, मतलब रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रूसिया हो गया, ये जो जगह है सब, यहाँ पे क्या करते थे, बहुत बड़ा 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 स्टेट्स बना देते और सर्वडम था, बोला ना सर्वडम, लोगों को जबरदस्ती काम कराते थे। देखो ये रूसिया है, दिख रहा है, रूसिया, रूसिया है, ये रशियन एम्पायर है, ये ऑस्ट्रिया है। यहीं पे सेंटर में और ईस्ट में क्या करते थे, सर्वडम था, लोगों को जबरदस्ती देखिए फार्म में काम कराते थे, नहीं करोगे मार डालेंगे। फिर क्या था, मतलब मैनोरियल ड्यूज था, और तुम्हारे पास काम भी करेंगे, तुमको टैक्स भी देंगे, समझ रहे हो, फ्री में काम भी करेंगे और क्या टैक्स भी देंगे। देखो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, द पैटर्न ऑफ लैंड क्या लैंड होल्डिंग्स और कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट कल्टीवेटेड बाय सन। देखो ऐसे लोग काम करते थे, इतना बड़ा बड़ा फार्म लैंड था किसका, अरिस्टोक्रेट्स का, अरिस्टोक्रेट्स का शासन बोला था चलो काटो काटो काटो, ये लोग ऐसे अंडरस्टूड। अरिस्टोक्रेसी समझ में आ गया, अरिस्टोक्रेसी। अभी अरिस्टोक्रेसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, द न्यू मिडिल क्लास। अभी हम समझे ना कि न्यू मिडिल क्लास आया करके, एक नया ग्रुप ऑफ लोग है ये लोग, न्यू मिडिल क्लास। वेस्टर्न पार्ट्स में समझो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो सबसे पहले आया ब्रिटेन में। कहाँ पे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के बाद वो पूरा यूरोप में फैला। तो वेस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में, मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, और सेंटर मतलब ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जो जगह था, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बना तो एक नया ग्रुप बन के आगे आया, ठीक है। ये बहुत सारा टाउन्स बना इंडस्ट्रीज को लेके। जैसे तुमने अभी रिसेंटली सुना होगा, एक टाउन है बर्मिंघम करके इंग्लैंड में, वो बैंकक्रप्ट हो गया, वही क्या पिकी ब्लेंडर्स वाला बर्मिंघम। तो वो टाउन भी बना था किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। वो वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट है इंग्लैंड का, सबसे बड़ा टाउन है, ठीक है। तो एक कमर्शियल क्लास के लोग उभर के आए। कमर्शियल क्लास इज ए ग्रुप, एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन मार्केट, मतलब जो लोग बिजनेस करते थे, जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, खाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बोला, पहले आया कहाँ पे, इंग्लैंड में, फिर आया फ्रांस में, फिर आया कहाँ पे, जर्मनी में। फ्रांस में आया 18th सेंचुरी में, जर्मनी और फ्रांस में आया कहाँ, सॉरी गलत बोल दिया, इंग्लैंड में आया 18th सेंचुरी में, फ्रांस और जर्मनी में आया 19th सेंचुरी, ठीक है। अभी इस मिडिल क्लास में थे कौन, पैसे वाले लोग थे सब, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे। प्रोफेशनल मतलब लेक्चरर्स, समझ रहे हो, जो हाई क्वालिफाइड नोबेल लॉरेट्स, ऐसे लोग थे, ठीक है। डॉक्टर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, ऐसे लोग। 19th century, till the 19th century, this group was smaller in number in central 19th century का बहुत छोटा ग्रुप था, पर यही लोग थे, जेहेतु पैसा है इनके पास, तो यही लोगों ने बोला कि नेपोलियन को इन्हें ही हेल्प किया, ओके। पूरा जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस था उसको खत्म करने का जो आइडिया था, इन लोगों ने ही फैलाया। यही ग्रुप था जो बोला कि हमारा देश एक हो सकता है, किसके चलते, अरिस्टोक्रेट्स, मतलब जो नोबेल्स थे, उनका प्रिविलेजेस को क्या करके खत्म। तो ये 6 पॉइंट है भाई इसका, मिडिल क्लास का। ये क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल क्लास। इधर भी क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्या, अरिस्टोक्रेसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। फिर आगे चलो, हाँ ट्रिटी ऑफ ज्ञान। पहली बात तो देखो, जब नेपोलियन आया इधर, वार लड़ा, नेपोलियन हार गया, वो हारे के बाद जीतेगा क्या, मायने नहीं है ना।
तो नेपोलियन ऑब्वियसली लास्ट को हार गया। तो उसको हराया कौन नेपोलियन को? अरिस्टोक्रेट्स या फिर कंजर्वेटिव्स थे। कौन? नेपोलियन किसके तरफ से लड़ रहा था? लिबरल्स की तरफ से। कंजर्वेटिव तरफ से कौन लड़ रहे थे? ब्रिटेन, रशिया, रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन बाहर आए। तो वियना में, वियना किधर है? ऑस्ट्रिया में, एक क्या बना? एक मीटिंग बिठाया गया, इसको बोलता है कांग्रेस ऑफ वियना। क्या बोलते हैं इसको? कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना में एक मीटिंग बनाया गया, बिठाया गया, और इसको होस्ट किया किसने? इसको होस्ट किया मैटरनिच, ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट मैटरनिच, डच ड्यूक मैटरनिच, सॉरी, ऑस्ट्रियन ड्यूक मैटरनिच ने इसको होस्ट किया। समझे? फिर क्या हुआ देखो, इधर हुआ क्या? एक ट्रीटी बनाया गया, एक सेटलमेंट हुआ, कैसे हम रिस्टोर कर सके नेपोलियन ने जो इतना तमाशा फैलाया है, उस कैसे रिस्टोर किया जा सके। तो पहला ट्रीटी ऑफ वियना क्या बोलता है? पहला चीज, बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। इसको बॉर्बन डायनेस्टी, जिसको मार दिया था लुई 16, बस वही लुई 16 को मार दिया था ना, उसी के बेटे को फिर से राजा बनाया गया। इसका फ्रांस का। फ्रांस ने नेपोलियन के समय पे जो टेरिटरीज गेन किया था, स्पेन का, इसका नेदरलैंड का, हॉलैंड का, स्विट्जरलैंड का, जर्मन कॉन्फेडरेसी का, कॉन्फेडरेसी बनाया था ना जर्मन कॉन्फेडरेसी, उसका, इटली का, नेदरलैंड का, फिर स्विट्जरलैंड का, जो 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 टेरिटरीज ने गेन किया था, पूरा का पूरा ब्लू पार्ट, ये वाला देखो इधर, तो पूरा का पूरा ब्लू पार्ट है। स्विट्जरलैंड, इधर नेदरलैंड या फिर हॉलैंड, इधर वाला पार्ट है जर्मन कॉन्फेडरेसी, इधर है स्पेन, इधर है इटली। ये जो जो पार्ट उसने गेन किया था, अब लूज कर क्या हुआ? ऑल टेरिटरीज वर लॉस्ट। फिर उन्होंने बनाया मस्त प्लान, इसको बोलते हैं D2, स्टेप 2। दो सीरीज, पहला तो जो टेरिटरी पाया वो तो गया है, उसके साथ साथ उन्होंने एक किंगडम बनाया नॉर्थ में। समझो, इनका नया मैप यूरोप का दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, फ्रांस के ऊपर नॉर्थ में, ये बनाया किंगडम ऑफ यूनाइटेड नेदरलैंड। जो जर्मन कॉन्फेडरेसी था 39 स्टेट्स का, उसको कुछ चेंज नहीं किया उन लोगों ने, रूसिया था और 39 स्टेट्स थे, कुछ चेंज नहीं किया। नीचे सेडिना पेडमोंट बनाया, ये किंगडम बनाया सेडिना पेडमोंट। वेस्ट में स्विट्जरलैंड बनाया। देखो सैक्सोनी का जो पार्ट है, ये वाला सैक्सोनी लिखा था, ये प्रूशिया को दे दिया, प्रूशिया को सैक्सोनी मिला, सेडिना पेडमोंट बनाया नीचे साउथ में, वेस्ट में स्विट्जरलैंड बनाया, नॉर्थ में यूनाइटेड नेदरलैंड बनाया। अंडरस्टूड? क्या क्या किया उन लोगों ने? क्या लिखा है देखो, क्या ना, हाँ, बेल्जियम, इंक्लूडिंग बेल्जियम, नेदरलैंड बना नॉर्थ में, गोनोए पेडमोंट पे मिला। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज में छोड़ दिया, इधर पेडमोंट में, इधर जगह पे गोनोए एक जगह था, वो पेडमोंट पे मिल गया, तो किंगडम था पेडमोंट का, उसको गोनोए मिला। स्विट्जरलैंड बनाया, नेदरलैंड बनाया, और क्या इनको दे दिया, किसको? ऑस्ट्रिया को। नॉर्दर्न इटली जो था लॉम्बार्डी और वेनेटिया, दोनों ने कब्जा किया था नॉर्दर्न इटली, उसको दे दिया ऑस्ट्रिया को। रूसिया को मिला सैक्सोनी। समझ में आया? क्या बनाया? नॉर्थ में नेदरलैंड बनाया, किंगडम ऑफ नेदरलैंड। पेडमोंट को गोनोए दिया, जो फ्रांस का जस्ट साइड में है। फिर स्विट्जरलैंड आई। इटली को क्या मिला? इटली का नॉर्दर्न इटली जो था, वेनेटिया और लंबार्डी, बोला था मैं, वेनेटिया लंबार्डी, ये वाला पार्ट दिख रहा है, वेनेटिया लंबार्डी, देखो अच्छे से, ये वाला पार्ट वेनेटिया लंबार्डी दिख रहा है, ये वाला पार्ट मिल गया ऑस्ट्रिया को। किसको? ऑस्ट्रिया को। समझे? फिर समझे फिर क्या हुआ ना, जो सेंट्रल जो 39 जर्मन कॉन्फेडरेसी को, उसको टच नहीं किया गया। रशिया को पोलैंड मिला। रशिया को क्या मिला? पोलैंड। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है भाई। रूसिया के ईस्ट में इधर देखो, किंगडम ऑफ पोलैंड था, दिख रहा है, ये पोलैंड मिला रशिया। समझ गए? चलो समाप्त करते हैं। क्या हुआ?
पहले नेदरलैंड बना नॉर्थ में फ्रांस के, फिर सेडिना पेडमोंट को मिल गया वोनॉय, फिर क्या लॉम्बार्डी वेनेटिया मिल गया ऑस्ट्रिया को, फिर प्रूशिया को मिल गया सैक्सोनी, प्रूशिया क्या मिला सैक्सोनी, इधर 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 सैक्सोनी प्रूशिया, ये वाला पार्ट मिल गया प्रूशिया को, और ये जो किंगडम ऑफ पोलैंड था वो मिला किसको, रशिया को। अंडरस्टूड, याद रहेगा ये क्यों किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव है सिंपल, ऐसे करें नेपोलियनिक वॉर जो हुआ था उसको पहले अंडू करें, फिर एक ऐसा नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाए कि कोई नया नेपोलियन आकर उसको ओवरथ्रो ना कर दे, कोई भी मोनार्कीज को ओवरथ्रो ना कर दे, जो भी मोनार्की था नेपोलियन के पहले वो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाए, समझे, सिंपली उन्होंने एक दूसरे के साथ बांट लिया चीजें। अंडरस्टूड, जर्मनी कॉन्फिडेंस को टच नहीं किया, किंगडम ऑफ नेदरलैंड बनाया, पेडमोंट को वोनॉय मिला, रूसिया को सैक्सोनी मिला, रशिया को किंगडम ऑफ पोलैंड मिला, और ऑस्ट्रिया को लॉम्बार्डी और वेनेटिया मिला, नॉर्दर्न इटली। अंडरस्टूड, स्पेन जो उसने कब्जा किया था वो स्पेन को मिल गया और क्या वापस अब क्लियर, तो ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या नया कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टेब्लिश, समझो इन्होंने जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टेब्लिश किया ना, इन्होंने समझ में आ गया इनको कि ये जो सब बोलते हैं ना पुराना चीज कि हम मोनार्की को ये करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब वो पुराना मेथड से नहीं, वी नीड न्यू मॉडर्न टाइम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, समझे, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर क्या मॉडर्न। तो यूरोपियन गवर्नमेंट एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म के द्वारा ड्राइव क्या था, देखो कंजर्वेटिव्स का आइडियोलॉजी क्या था, समझो कंजर्वेटिव्स का भावना ये था कि जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था जिस स्टेट और सोसाइटी का, समझे, एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन क्या स्टेट का और सोसाइटी का, क्या जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको प्रिजर्व करना चाहिए। फिर क्या पहले ही बोला ना मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशन, उन्होंने बोला रिवॉल्यूशन के पहले जो तुम्हारा चल रहा था ना ओल्ड रिजिम उन सबको गोली मारो, क्यों, क्योंकि अभी अगर हमको मोनार्की को प्रोटेक्ट करना है तो हमको नया तरीका अपनाना पड़ेगा, द मॉडर्नाइजेशन could strengthen the traditional institutions like क्या मोनार्की। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, पहला स्टेट को मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाना, जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया उन्होंने उसको ही अडॉप्ट कर दिया, क्या किया उन्होंने, वही एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ऑफ नेपोलियन को अपने आप में अडॉप्ट कर लिए, समझे। तो उन्होंने स्टेट को मोर पावरफुल और स्ट्रांग बनाया, एक मॉडर्न आर्मी बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट उनका ना सब नोबेल्स थे ब्यूरोक्रेसी में, जो सब बाबूस थे ना उनके जमाने के सब नोबेल्स, तो उनको हटाया, तो एक इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी जैसे हमारे इंडिया में आईएएस है, एक इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी बना। हमने पढ़ा ना ज़ोल्वरिन प्रूशिया था, किंगडम ऑफ प्रूशिया, वो क्या है, वो कंजर्वेटिव है खुद, राइट। तो उन्होंने समझा कि एक डायनामिक इकोनॉमी होना चाहिए, जैसे नेपोलियन अंडरस्टैंड किया था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड कैपिटल पीपल होना चाहिए, तो वैसे ही उनको भी लगा एक डायनामिक इकोनॉमी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल और कैपिटल अच्छे से होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, ज़ोल्वरिन क्या था, करेंसी, कॉमन करेंसी, एक या दो, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम, समझे। फिर वो जो सेल्फ डेवलप फ्यूडलिज्म था जो छोटा छोटा गांव में चलता था, बोला ये सब वो निकाला है हम भी इसको निकाल दें, ये लोगों को खुश दे रहा है ना, अगर लोग खुश तो उनको सपोर्ट मिलेगा, राइट, नॉर्मल पीजेंट सपोर्ट करेंगे राजा को, राजा के प्रति और लॉयल होंगे, समझे। पर यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती, यहाँ पे चीजें शुरू होती, क्या ये सब तो अच्छा अच्छा उन्होंने बोला, पर वो लोगों को पता चल गया अगर हमको पावर में रहना है किसी का क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करेंगे, वो एब्सोल्यूट हो गया,
एब्सोल्यूटिस्ट हो गए, समझे? कोई क्रिटिसाइज किया, कोई भी डिसेंट किया, कोई भी चोरी दगाबाजी किया, चलो मार दो उसको। कोई भी क्वेश्चन किया हमारे गवर्नमेंट को, खत्म कर दो उसको। जो भी प्रोटेस्ट किया, उड़ा दो उसको, साइड कर लो उसको, किडनैप कर लो उसको। न्यूज़पेपर उन्होंने समझा, प्रोपेगेंडा मत समझा उन लोगों ने, ठीक है। नेपोलियन ने जैकोबिन्स कॉप बना के जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, उन्होंने वही प्रोपेगेंडा को अपने पास लिया और उन्हें देखो भाई, न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, गाने, यही लोग तो इन्फ्लुएंस करते हैं ना सोसाइटी को। ये सारे लोगों को बोल दिया, कोई भी अगर लिबर्टी और फ्रीडम का नाम लिया तुम लोगों ने, तो सब लोग क्या जाओगे, जेल जाओगे भाई। सेंसरशिप लॉ लाया टू कंट्रोल न्यूज़पेपर, बुक, लेजर सॉन्ग। ये अगर नहीं होंगे, खुद का तो बोला लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन, मे द क्वीन लिव फॉर 1000 years, समझे? खुद का प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने नेपोलियन से सीखा कि मीडिया को यूज करके हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को कंजर्वेटिव नेशनलिज्म में ला सकते हैं रादर देन रिवॉल्यूशनरी या फिर लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल्स के विरुद्ध उन्होंने लिबरल्स का मेथड अडॉप्ट करके खुद का एक कंजर्वेटिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, इसी पीरियड में इसके बाद रिवॉल्यूशनरीज एक कैसे थे, फिर जोसेफ मार्जिनी कौन था, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। आरिगातो गोजाइमासु। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ इंस्टीट्यूट, ठीक है।